हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम ग्रामर पार्ट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। ठीक है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, सिंपली एक क्वेश्चन किया गया है कि मतलब एक सेंटेंस बताया गया है आपको कि तुम जा रहे हो ये कौन सा काल में है। सेंटेंस से आपका तुम जा रहे हो और आपसे पूछा गया कि ये कौन सा काल है। देखिए जा रहे हो दिया है, ये आपका हो जाएगा मतलब क्या, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि अगर इसमें से आप अगर ऑप्शंस को देखिएगा तो आपका ए ऑप्शन सही है। वर्तमान काल जो है, ठीक है, तुम जा रहे हो मतलब ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नाक कौन सा लिंग है। ठीक है, नाक शब्द जो है ये कौन सा लिंग के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, नाक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, 2 का भी ऑप्शन सही होगा, नाक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन दिया है आपका। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, यह आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे बताइए कि समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवयुवक कौन सा समास है। तो नवयुवक जो है ये कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो अगर आप नव युवक देखिएगा ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा नव युवक जो दिया गया है ये आपका कर्मधारय होगा, बहुब्री के अंतर्गत नहीं आएगा, द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों पद का महत्व समान होता है, यहाँ तो वैसा कुछ नहीं है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, तो संख्यावाचक विशेषण इसमें संख्या नहीं है। द्वंद्व समास नहीं होगा, दोनों पद जो रहता है समान महत्व रखने वाला, वैसा भी कुछ नहीं है। जैसे दिन रात होता, सुबह शाम होता, तो वो सब आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद को पढ़ने पर किसी और के और संकेत दिया जाता है, तो वो बहुब्रीहि के अंतर्गत जाता है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही है, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा नवयुवक। ठीक है, कैसा युवक ना नवयुवक, तो ये क्या विशेषण विशेष्य वाला संबंध हो सकता है, इसलिए 4 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिन कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभाव, द्विगु। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें जो प्रतिदिन दिया है ये अव्ययभाव समास है, यथा संभव संभव। ठीक है, जो हम बोलते हैं हिंदी में यथा संभव, वो आजन, इस तरह से बहुत सारा है जो आपका आता है अव्ययभाव समास में। तो प्रतिदिन भी आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा। अव्ययभाव समास जो है इसमें क्या होता है कि समासिक आपका जो उत्तर पद और पूर्व पद में एक पद जो होता है वो आपका समास होता है, सॉरी, एक पद जो होता है वो आपका अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या है, अव्यय हम उसको कहेंगे या अभिकारी हम उसको बोलेंगे जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अव्यय। और अव्यय से बना हुआ जो समास होता है उसको अव्ययी भाव समास बोला जाता है। ठीक है, आपका 5 का सी ऑप्शन सही है, प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास है। देखिए आप प्रतिदिन शब्द को कोई भी काल में यूज़ कीजिए, या फिर आप स्त्रीलिंग शब्द के साथ या पुल्लिंग शब्द के साथ इस्तेमाल कीजिए इसका, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा, इसलिए इसको अव्यय हम बोलेंगे क्योंकि उसमें विकार नहीं हुआ। और ये प्रतिदिन जो है आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये एक अभिकारी शब्द है, अव्यय है ये। क्वेश्चन नंबर 6, देशभक्ति कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का देखिए, कर्मधारय समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, तो बचा कौन, तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। देश के लिए भक्ति होगा जो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आएगा। 6 का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 7, नीलकंठ कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो अब देखिए यहाँ पर जो नीलकंठ दिया गया है, ये नीलकंठ जो है आपका कर्मधारय नहीं होगा, ये बहुव्रीहि होगा।
ठीक है। अगर बहुत जगह पर क्या होता है, दोनों ऑप्शन जो कर्मधारय बहुव्रीहि अगर एक साथ देता है तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो ये बहुव्रीहि ही होगा। ये बहुव्रीहि ऑप्शन आपका सही है, 7 का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर नीलकंठ का मतलब है शिव, तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा ये जो आपका सामासिक पद है ये किसी और की ओर संकेत कर रहा है, तो इस हिसाब से ये आपका 7 का बी ऑप्शन सही होगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 8, पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में पाप पुण्य दिया है। मैं थोड़ा टाइम पहले आप लोगों को बताई कि जहाँ पर समासिक पद जो होता है, मतलब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों अगर समान हो, मतलब दोनों का महत्व अगर समान हो, तो वहाँ पर होता है आपका द्वंद्व समास। तो पाप पुण्य जो है ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। 8 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास। तो देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा जो यहाँ पर दोपहर दिया है, दो पहरों का समूह जो होता है उसको हम दोपहर कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब हमारा सामासिक पद में उत्तर पद और पूर्व पद में, मतलब दोनों पद का अगर आप देखिएगा, समासिक पद का पहला पद अगर संख्यावाचक विशेषण होता है तो उसको हम द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। आपको अगर इतना भी याद नहीं रहता, बस इतना याद रखिए कि अगर पहला पद में संख्या आए तो वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत जा सकता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 का डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दोपहर जो दिया है, दो पहरों का समूह, तो दो जो है पहले आता है, यानी कि संख्या आया पहले, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। 9 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ठीक है। निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया गया है आपका। इसमें से आपको पूछा गया है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है? देखिए, नहीं पढ़ूंगा दिया है मतलब ये नेगेटिव है, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखिएगा निषेधवाचक वाक्य होगा। ये कभी कभी निषेधात्मक निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य भी हो सकता है। ये कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके भी देता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो 10 का आपका ये ऑप्शन सही है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा दिया है, ये निषेधवाचक वाक्य है। वहीं पर अगर देता मैं आज पढ़ूंगा तो वो आपका विधिवाचक वाक्य हो जाता। और तुम पढ़ो अगर दे दे, वो आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। वहीं पर दे अगर दे ऐसा कि तुम आज नहीं पढ़ो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका निषेधवाचक होगा, बट आज्ञात्मक निषेधवाचक होगा। मतलब ये आज्ञा भी दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि तुम आज नहीं पढ़ो, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है मीनिंग इसमें, तो निषेधात्मक आज्ञावाचक यहाँ हो सकता है, या आज्ञावाचक निषेधात्मक वाक्य हो सकता है। तो ये बहुत इजी है, वाक्य जो है बहुत इजी है। इसको जितने अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा उतना ही, मतलब अगर आप लोग समझ जाते हैं एक बार, मतलब जितना ग्रामर का पार्ट है उसका क्या रहता है आपको कि आप लोग कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझने के बाद में मल्टीपल टाइम्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तब आप लोगों का एक एक पार्ट ग्रामर का क्लियर होगा। और उसके बाद भी आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा, जितना भी फॉर्मूला, जो भी इसका कंसेप्ट है, जो आपका डेफिनेशन है, सब आप लोग भूल जाइएगा। इसको रिवीजन करते रहिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो था, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 11, ओह ये पीट ही गया। ठीक है, विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विस्मयवाचक वाक्य जो होता है उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है ये जो चिन्ह दिया है, ओह के बाद में जो चिन्ह लगा हुआ है, ये विस्मय सूचक चिन्ह है, वो जहाँ लगा होता है वो विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो 11 का बी ऑप्शन सही है। चिन्ह वाला 2 आपका आता है, एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ये एक्सक्लेमेशन का जो मार्क लगा होगा इसको पहचान के रखिए, आपका विस्मयवाचक वाक्य। ये दोनों मार्क आपको कहीं दिखता है अगर, तो और कहीं आपको उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा, मार्क के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर लगा सकते हैं प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक। क्वेश्चन नंबर 12, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर बोला गया यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। यहाँ पर एक तरह से क्या किया गया है ना, बोला गया है कि तुम चलो तो मैं भी चलूँ,
तो किसी का चलने के लिए किसी का चलना यहाँ ज़रूरी है, उस हिसाब से यहाँ दिया है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तुम अगर जाओगे तो मैं भी जाऊँगी, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। तो उस तरह से अगर सेंटेंस आता है, रिलेटिव सेंटेंस से देखिए, यहाँ पर दो चीज़ के बारे में, किसी के चलने के बारे में और मेरे चलने के बारे में बोला गया, लेकिन कैसे बोला गया, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। तो इस तरह से अगर जोड़ कर बोला जाए, संकेत देकर बोला जाए, या फिर कंडीशन किसी तरह का हो, तो वो आपका संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, 12 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तुम अपने काम में सफल रहो, ये जो है आपका इच्छावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए, आप लोग अगर कारक को समझ गए हैं तो आपका तत्पुरुष समास जो है उसका जितना भेद है वो आप लोग उससे बन जाएगा। तो यहाँ दिया क्या है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, मतलब तत्पुरुष समास तो है, उसका भेद आप लोगों को बताना है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो अगर आप 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर होगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्यों होगा? यहाँ दिया है रस भरा, मतलब रस से भरा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा ये करण तत्पुरुष के अंतर्गत जाएगा। 14 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ये जो स्वर्ग प्राप्त क्वेश्चन जो दिया गया है, ये कौन सा तत्पुरुष समास है? फिर से आया है, तत्पुरुष समास का भेद आपसे पूछा गया है। तो स्वर्ग प्राप्त जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिया गया है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध। तो यहाँ पर जो है आपका संबंध तत्पुरुष नहीं होगा, किसी तरह का कोई संबंध इसमें नहीं है। संप्रदान, करण और कर्म में अगर आप देखिएगा, ये कर्म के अंतर्गत होगा। स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या है? स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखिएगा, को जो होता है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा स्वर्ग प्राप्त जो है। अगर यहाँ पर सिर्फ तत्पुरुष होता तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुष का भेद दिया है, तो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत ये जाएगा। 15 का ये ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यथासंभव कौन सा समास है? दिगु तत्पुरुष अव्ययभाव कर्मधारय। तो यथासंभव जो है ये एक अव्यय है, अभिकारी शब्द है, तो इस हिसाब से ये आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाएगा। 16 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 17, बीणा पाणी कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया है बीणा पाणी, ये कौन से समास के अंतर्गत आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बीणा पाणी जो है। बिना पाणी यानी कि किसके ओर संकेत किया गया? सरस्वती के ओर। तो 17 का सी ऑप्शन सही होगा कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा बीणा पाणी। क्वेश्चन नंबर 18, द्वन्नी कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, दिगु। तो 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें जो द्वन्नी दिया है, आपका एक क्वेश्चन इससे पहले करवाया गया था, दोपहर जो भी समास के अंतर्गत था, ये द्वन्नी भी उसी समास के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए, 18 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ठीक है, यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, इसमें से आपको अशुद्ध शब्द को चुनना है। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन में जो दिया है मंत्रिमंडल, ये देखिए, ये आपका सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर अशुद्ध होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में रसई, त्रि में रसई लगेगा, यहाँ पर दीर्घ ई लगा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, 20 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 21 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जो है, ये सही है आपका। मतलब अशुद्ध शब्द यही है, वीणा, वाष्प, सिंदूर, तीनों सही शुद्ध रूप है शब्द का, लेकिन साप्ताहिक होगा, यहाँ पर साप्ताहिक लिखा गया है। 21 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र।
तो 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 22 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, नक्षत्र होता है, जबकि यहाँ पर नक्षत्र दिया है, जबकि होगा नक्षत्र। तो 22 का डी ऑप्शन जो है सही है, ये अशुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत ही इजी और कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी ये रहता है जब ये एग्ज़ाम में आ जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद, अनुकूल, ईर्ष्या, ये सब बहुत बार आता है। नक्षत्र अगर आए तो ये तो बहुत ईजी है, कोई भी बता सकता है कि नक्षत्र नहीं होगा, नक्षत्र होगा। लेकिन आशीर्वाद, अनुकूल, ईर्ष्या, ये सब मात्रा में कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह का जितना भी वर्ड है इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। 22 का आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु, शखा, हुतासन, विवाहवशु, विपथगा। तो अगर आप देखिएगा इसमें से सही ऑप्शन जो आप अगर देखिएगा कि इसमें पूछा है आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन जो है डी होगा। यहाँ पर जो दिया है विपथगा, जो दिया है आपका डी ऑप्शन जो है, इसका मतलब होता है नदी वगैरह होता है, ठीक है, सरिता नदी, ये सब होगा इसका अर्थ। तो ये तो आग का ऑपोजिट होगा, तो इस हिसाब से 23 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो देखिए स्पृहा दिया है और आपका लिप्सा, कामना, यातना, इसमें से अगर देखिएगा चारों ऑप्शन में से आपको पूछा गया है यहाँ पर कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा जो है इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यातना शब्द आपको मिलेगा, गौरा में आपको मिल जाएगा, गौरा अगर आप पढ़िएगा उसमें यातना मिलेगा। यातना का मतलब होता है तकलीफ। तो यहाँ पर जो दिया है इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। यातना इच्छा का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ देखिए जो दिया है अम्बु, सर, मेघ, पुष्प, नीर, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछा है। अम्बु होगा पर्याय, मेघ पुष्प भी पर्याय है, नीर भी पर्याय है। सर का मतलब तालाब होता है, ठीक है, लेकिन सर का और भी मीनिंग होता है, जैसे कि मस्तक होता है, तीर भी होता है सर का मतलब। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। अम्बु, मेघ, पुष्प, नीर जो है ये आपका पानी का पर्याय होगा, लेकिन सर जो दिया है बी ऑप्शन में ये पानी का पर्याय नहीं मानेंगे हम यहाँ। तो 25 का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सदन, शाला, निकेतन, पावक, ठीक है। इसमें अगर आप देखिएगा यहाँ जो पावक दिया है, पावक दिया है आपका ए ऑप्शन में, पावक दिया है। तो पावक का अगर आप अर्थ देखिएगा, पावक का अर्थ होगा आपका आग हो सकता है, पवित्र भी बोला गया है पावक को। तो अगर घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है देखिएगा तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। सदन, शाला, निकेतन, ये तीनों जो है आपका हो जाएगा ना, घर का पर्याय होगा, लेकिन पावक जो है घर का पर्याय नहीं है। 26 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, यथा समय कौन सा समास है? ठीक है, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो दिया है कि यथा समय, ठीक है, यह यथा समय जो दिया है ये आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा। तो 27 का बी ऑप्शन सही होगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि के अंतर्गत ये नहीं आ सकता, ये अव्ययभाव समास है, अव्यय है ये शब्द, इसलिए ये अव्ययभाव समास के अंतर्गत जाएगा। 27 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक समास है। 28 नंबर क्वेश्चन जो दिया है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जो है, प्रत्येक का आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, प्रत्येक का संधि विच्छेद करके बताइए, और ये प्रत्येक जो है कौन सा संधि के अंतर्गत आएगा वो भी आप लोग बताइए। बाकी 28 नंबर क्वेश्चन अगर प्रत्येक देखिएगा ये आपका अव्ययभाव समास है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, तिरंगा है, ठीक है, मतलब तिरंगा जो है ये आपका पूछा गया है कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखिएगा त्रिरंगा जो दिया गया है यहाँ पर, तिरंगा जो दिया गया, तिरंगा आपका हो जाएगा, ये आपका 4 ऑप्शंस दिया गया, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका द्विगु समास होना चाहिए था, लेकिन द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो
द्विगु समास नहीं है तो हम बी ऑप्शन को सही कह सकते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये इस तरह से होगा जैसे कि 3 रंगों वाला, यानी कि हमारा जो है राष्ट्र ध्वज। तिरंगा का मतलब क्या है? 3 रंग जहाँ पर हो, 3 रंगों वाला, यानी कि राष्ट्र ध्वज की ओर संकेत किया गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा बहुब्रीहि समास सही होगा, वरना 29 नंबर जो है तिरंगा जो है ये आपका हो सकता था द्विगु समास हो सकता था, 3 रंगों का समूह, त्रिरंगा या तिरंगा। तो 29 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री, कवयियाणी, कवयित्री, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है कवयित्री होगा। 30 का सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट में डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए।